का टॉपिक है जी मैपिंग्स। लेट आर एन एंड आर एम बी एन एंड एम डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेसेस रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमने जनरल ये स्पेसेस ले लिए हैं, कोई एक एन डायमेंशनल है, एक एम डायमेंशनल है। इफ़ एन इज इक्वल टू 3 एंड एम इज इक्वल टू 1, अगर हम एन को 3 ले लें और एम को 1 ले लें, देन द फंक्शन f such that r cube to r is just a real valued function। अगर ये हम ऐसा लें कि r क्यूब के पॉइंट्स को रियल लाइन पे मैप करें, तो ये सिंपल हम क्या कहेंगे कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। इफ़ n is equal to 1 and m is equal to 3, then the function f such that r to r cube is a curve in r cube। अगर n को 1 ले लें और m को 3 ले लें, तो वो ये जो फिर फंक्शन कहलाएगा ये कर्व होगा, कर्व इन आर क्यूब। और ये कर्व इन आर क्यूब हम पिछले लेक्चर्स में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्पेस में कर्व्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं जी। अब डेफिनेशन आगे देखें जी मैपिंग की। गिवन अ फंक्शन एफ आर एन टू आर एम, कोई हमारे पास कोई फंक्शन है जो आर एन से आर एम है, यानी आर एन को आर एम पे मैप कर रहा है। लेट एफ वन एफ टू एफ एम डिनोट्स द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन आर एन सच दैट, ये हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं आर एन पे, यानी इनकी जो डोमेन है वो क्या है, ऑन आर एन का मतलब ये है कि वो आर एन का कोई एलिमेंट इनमें पुट करते हैं, और रियल वैल्यूड फंक्शन है इसका मतलब क्या है कि ये आगे रियल नंबर देते हैं। तो ये जो मैपिंग है एफ आर एन से आर एम, हम किस तरह ये डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये सिंपल हम इस तरह नहीं डिफ़ाइन कर रहे कि ये मैपिंग आर एन से ले रहे हैं एक पॉइंट और इस मैपिंग एफ को ले के तो वो आर एम का एक पॉइंट आ जाता है, बल्कि हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि आर एन में से एक पॉइंट पी लिया, अब उसने मैप किस पे होना है, आर एम के पॉइंट पे। लेकिन आर एम का पॉइंट हम कैसे लेंगे कि इस पॉइंट पी को पहले इस फंक्शन एफ वन में पुट करेंगे, और एफ वन ऑफ पी, क्योंकि ये सारे हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन हैं, तो एफ वन में जब इस पॉइंट को पुट करेंगे पी पॉइंट को, तो वो एक रियल नंबर देगा। वो जो रियल नंबर देगा वो उसको एज अ फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे। इसी तरह इस पॉइंट P को F2 में पुट करेंगे, जब F2 में पुट करेंगे तो एक और रियल नंबर आएगा जिसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट ले लेंगे, अप टू सो ऑन। इसी तरह FM में जब इस पॉइंट को पुट करेंगे तो वो हमारे पास mth कोऑर्डिनेट दे देगा, तो फिर ये जो हमारे पास आएगा पॉइंट, ये जो आएगा ये RM का पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह ये जो फंक्शन f है हम इसको इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि आर एन से एक पॉइंट लिया, इसकी डोमेन में रखा, और उसकी रेंज आगे कैसे हम फाइंड कर रहे हैं, आर एम पे कैसे मैप कर रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस को लेके कि पहले f1 में पुट किया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, f2 में पुट किया सेकंड कोऑर्डिनेट, और fm में पुट किया तो थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया। The functions f1, f2, fm are called the Euclidean coordinate functions of f। ये जो functions है f1, f2, up to so on fm, ये क्या है, यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस है f के। क्यों हम यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस कह रहे हैं इनको, क्योंकि जब वो पॉइंट f1 में पुट कर रहे हैं तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे रहा है, f2 में पुट कर रहे हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट दे रहा है, fm में पुट कर रहे हैं तो mth कोऑर्डिनेट दे रहा है। and we write f is equal to f1 f2 fm। हम इस तरह इसको मैपिंग को लिखेंगे, द फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल प्रोवाइडेड इट्स कोऑर्डिनेट फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। यानी ये जो मैपिंग है, ये जो फंक्शन f है ये डिफरेंशिएबल होगा। कब डिफरेंशिएबल होगा, जब इसके ये जो कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं, ये कोऑर्डिनेट फंक्शंस बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, और रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफरेंशिएबल, उसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है जिस तरह हम एलिमेंट्री कैलकुलस में पढ़ते हैं, तो अगर ये सारे कोऑर्डिनेट फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन f है ये डिफरेंशिएबल है।
अब आगे मैपिंग की डेफिनेशन क्या है जी, जो इधर यूज़ हो रही है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ, यानी एफ कोई हम ले रहे हैं क्लियर, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और ये किस तरह डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्यों? क्योंकि इसके ये जो यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं ये डिफरेंशिएबल है, रियल वैल्यूड फंक्शन। A differentiable function f Rn to Rm is called a mapping from Rn to Rm। ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है f, इसको हम कह रहे हैं कि ये मैपिंग है Rn से लेके Rm में। एग्जाम्पल देखें जी, let f r cube to r cube is a mapping such that f x y z is equal to x square y z x y। अब यानी कि सपोज ये आर क्यूब से आर क्यूब में ये मैपिंग है, और आर क्यूब का ये पॉइंट है एक्स वाई जी, और उनको इस तरह मैप कर रहा है एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स वाई। और जिस तरह ये हमने डिफ़ाइन किया है कि कोई भी जो पॉइंट है वो इसमें पुट करेंगे F1 F2 में, जो उनका रिज़ल्ट आएगा वो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, जिस तरह ये लिखा गया है। तो यही बेसिकली F1 F2 हमारे पास, फिर F1 क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, F2 क्या है वाई जेड है, और F3 क्या एक्स वाई है। और ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं ऑन आर क्यूब, यानी इसकी डोमेन आर क्यूब है और रेंज इनकी रियल नंबर है, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर हम पॉइंट P स्पेस का ले लेते हैं जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं P1 P2 P3, तो f एक्स ऑफ पी वाई ऑफ पी जेड ऑफ पी किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स पी स्क्वेयर वाई ऑफ पी जेड ऑफ पी और फिर एक्स ऑफ पी वाई ऑफ पी। और ये एक्स ऑफ पी ये नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शंस है, और नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि एक्स ऑफ पी P1 के इक्वल आएगा, वाई ऑफ पी P2 के इक्वल होगा, और वाई ऑफ पी जेड ऑफ पी P3 के इक्वल होगा। तो एफ ऑफ P1 P2 P3 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 P3 और P1 P2। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो मैपिंग है, ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन f है, ये आर क्यूब के इन पॉइंट हर इस पॉइंट को P1 P2 P3 को इस तरह मैप कर रहा है कि उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कैसे बन रहा है, इसी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लेके। और सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे बन रहा है, इसके सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और थर्ड कोऑर्डिनेट कैसे बन रहा है, वो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके बन रहा है। तो ये हमारे पास उसका इमेज आएगा, यानी ये जो P1 P2 P3 आर क्यूब का पॉइंट है उसका ये इमेज आएगा आर क्यूब में इस तरह, क्योंकि मैपिंग हम ले रहे हैं आर क्यूब से आर क्यूब में। अगर P हमारे पास ये पॉइंट हो 1 -2 0 और f ऑफ P हो 1 0 -2, तो f -3 1 3 किसके इक्वल आ जाएगा। जब ये पुट करेंगे तो वही जो हम पीछे ये पुट कर रहे हैं P1 P2 P3, उसको हम लेके P1 P2 P3 को लेके तो हम ये लिख सकते हैं जी 9 3 और -3। अब यहाँ पे अब ये डेफिनेशन है जी मैपिंग, ये हमारे पास यानी ये मैपिंग बेसिकली तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो मैपिंग हम ले रहे हैं ना डिफरेंट एक डायमेंशनल से दूसरी डायमेंशनल में डायमेंशन में, ये बेसिकली इसका बिहेवियर क्या है या क्या ये इफेक्ट डालती है कर्व थ्योरी पे। इफ़ अल्फा आई टू आर एन इज़ अ कर्व इन आर एन, यानी यहाँ पे हम जनरली ले रहे हैं, आर क्यूब नहीं ले रहे बल्कि हम ले रहे हैं कि आर एन को एन डायमेंशनल कर्व स्पेस ले रहे हैं, और अल्फा कर्व है जो आई से आर एन में बन रही है। और एफ सच दैट आर एन टू आर एम इज़ अ मैपिंग, तो एफ कोई मैपिंग हो देन द कंपोजिट फंक्शन, इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा बीटा जो कर्व होगी जिसको हम कहेंगे एफ ऑफ अल्फा, यानी अल्फा है आई से आर एन और एफ है आर एन से आर एम। तो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, जो अल्फा की डोमेन है वो लेंगे, और अल्फा की डोमेन क्या है आई, और रेंज एफ की लेंगे, और एफ की रेंज क्या है आर एम। तो ये जो कर्व है बीटा सच दैट एफ ऑफ अल्फा सच दैट आई इज इक्वल टू, या बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे होगा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा आई टू आर एम इज अ कर्व इन आर एम कॉल्ड द इमेज ऑफ अल्फा अंडर एफ। तो ये एक कर्व होगी जिसको हम कहेंगे कि ये इमेज है आर एन का, इस कर्व का ये इमेज है आर एम में,
एम डायमेंशनल स्पेस में अंडर एफ, ये जो मैपिंग एफ ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस अल्फ़ा कर्व का इमेज बन रहा है आर एम में। देखते हैं फिगर में कि ये कैसे हम ग्राफिकली ये कैसे शो करते हैं, या ग्राफिकली ये कैसे हम देख रहे होते हैं कि एक कोई एन डायमेंशनल कर्व है और आर एम में वो किस तरह हमारे पास वो शो हो रही है अंडर द मैपिंग एफ, वो कैसे कर्व बन रही है। ये एक टिपिकल इमेज बनाया गया है कि ये कोई कर्व है आर एन में अल्फ़ा कर्व जो आई से आर एन में बनाई गई है, और फिर जब मैपिंग एफ अप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ पे, तो इस कर्व का जो इमेज आर एम पे बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, और ये कर्व हमारे पास बीटा कर्व होगी जो आई से आर एम में होगी। तो ये एक यानी ये एक टिपिकल इमेज हमें बताया गया है। ज़रूरी नहीं कि ये कर्व की यही शेप हो, ये एक सिर्फ वही एक थिंकिंग है, इस तरह एक वो स्केच सा बनाया गया है कि ये कर्व जो होगी वो उसका इमेज इस टाइप का बनेगा आर एम में, यानी वो कर्व जो है वो इसके जो पॉइंट्स हैं वो उनके जो इमेज पॉइंट्स हैं वो इस टाइप के आर एम में बनेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं जी कि लेट अल्फ़ा आई टू आर क्यूब बाई अल्फ़ा टी इज इक्वल टू कॉस टी साइन टी और टू। ये हमारे पास कोई अल्फ़ा कर्व है जो आई इंटरवल से आर क्यूब में है। अगर आप गौर करें इसके पैरामीट्रिक ये फॉर्म बनी हुई है, तो अगर आप गौर करें इस थर्ड कोऑर्डिनेट को रहने दें तो ये जो हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, यानी ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। तो जब z कोऑर्डिनेट 2 ले लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि z एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस पे ये एक यूनिट सर्कल बन रहा है, ये जो अल्फ़ा कर्व बन रही है। अब इसका इमेज हम देखते हैं, ये मैपिंग है हमारे पास। सपोज आर क्यूब से आर क्यूब इस तरह डिफाइन की गई है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और 2z। तो x किसके इक्वल है? अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में इस मैपिंग को लिखना चाहें तो x की जगह पे cos t और y की जगह पे sin t लिख देंगे और z की जगह पे 2 लिख देंगे। तो हमारे पास है ये जो मैपिंग आएगी f ऑफ अल्फ़ा t, जिसको बीटा कहेंगे, जो यानी जो नई कर्व बन रही है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं cos t माइनस साइन टी और cos t प्लस साइन टी और 4, यानी ये हमारे पास वो इमेज कर्व बन रही है, उस अल्फ़ा कर्व का इमेज बन रहा है। अब अल्फ़ा कर्व क्या है? सर्कल। किस में? अब अल्फ़ा देखें, अल्फ़ा कर्व क्या है? वो सर्कल है। किस में जी? z एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस पे वो सर्कल है। इसी तरह ये जो बीटा कर्व है इसके ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, तो ये बीटा कर्व के भी जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं इनको चेक करते हैं, और ये z एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस पे होगा। आप देखते हैं कि ये जो बीटा कर्व है, ग्राफिकली देखते हैं कि ये जो बीटा कर्व बन रही है एफ ऑफ अल्फ़ा टी और वो जो अल्फ़ा कर्व है, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस आ रहा है कि अल्फ़ा की शेप देखते हैं फिर बीटा की शेप चेक करते हैं कि बीटा के शेप की कर्व बन रही है। ये एक अल्फ़ा कर्व है जी, ये वो अल्फ़ा कर्व है जो हमारे पास बेसिकली एक यूनिट सर्कल है, और z एक्सिस पे ये 2 यूनिट डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं यहाँ से ये 2 यूनिट डिस्टेंस पे ये सर्कल बन रहा है। और हमने क्या देखा था कि जो बीटा कर्व बन रही है वो 4 z एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो ये देखें जी, ये 4 यूनिट डिस्टेंस पे ये भी एक सर्कल ही बन रहा है। वो जो इक्वेशन हमारे पास बन रही थी cos t माइनस साइन टी और cos t प्लस साइन टी और 4, उसके मुताबिक ये सर्कल ही बन रहा है। तो अब इन दोनों को जब इकट्ठा प्लाट करते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो है हमारे पास ये सर्कल ये है हमारे पास, और उसके बाद ये हमारे पास यानी कि ये पहली कर्व है,
जो 2 यूनिट डिस्टेंस पे है और ये दूसरी कर्व है जो 4 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो इसमें ये यानी कर्व जो आ गई है, ये जो सर्कल बन रहा है उसका ये इमेज बन रहा है ये सर्कल। तो डिफरेंस क्या है आप देखें कि डिफरेंस आ रहा है कि एक तो ये कि ये जेड एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस पे है और दूसरा ये जो जेड एक्सिस पे है ये 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। और ये सर्कल जो है उसका रेडियस कम है और ये जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस ज़्यादा आ रहा है। ये जो कर्व हमारे पास आ रही है ये इसकी इमेज कर्व है। एक और एग्जांपल देखते हैं जी कि अल्फ़ा सपोज हमारे पास कर्व है जो इंटरवल से आर स्क्वायर में है, यानी प्लेन में एक कर्व है अल्फ़ा टी इज इक्वल टू आर कॉस टी और आर साइन टी। ये हमारे पास देखें तो ये एक सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस आर है और ये मैपिंग हम ले रहे हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टू यू वी। तो जब ये हम यू की जगह पे आर कॉस टी पुट करते हैं, वी की जगह पे आर साइन टी पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है आर स्क्वायर कॉस टू टी और आर स्क्वायर साइन टू टी। अब इसको अगर देखें तो यहाँ से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये हमारे पास जो कर्व बन रही है वो एक सर्कल बन रहा है रेडियस आर का। और यहाँ पे देखें तो ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो इसकी इमेज कर्व बन रही है वो भी एक सर्कल ही बन रहा है, लेकिन उसका जो रेडियस है वो ये जो पहले वाली कर्व है इसके रेडियस का स्क्वायर आ रहा है इसका। अब इस कर्व को ग्राफिकली देखते हैं और ग्राफिकली फिर करते हैं ग्राफिकली देखते हैं जी कि ये कर्व ये अल्फ़ा कर्व कैसे नज़र आ रही है और फिर ये जो बीटा कर्व है ये हमें कैसे नज़र आ रही है। कर्व हमने ली है उसमें आर स्क्वायर में उसका रेडियस सपोज हमने 2 ले लिया है। तो बीटा कर्व का हमने देखा था कि बीटा कर्व एक ऐसी बन रही है जिसका रेडियस इससे डबल हो रहा है। तो ये बीटा कर्व का ये इमेज है जिसका रेडियस ये भी एक सर्कल बन रहा है लेकिन उसका जो रेडियस है वो 4 बन रहा है। जब इन दोनों को कंबाइन करके तो प्लॉट करते हैं तो आप देखें कि ये कर्व एक बन रही है, एक सर्कल बन रहा है एक्स वाई प्लेन में और इसका जो इमेज बन रहा है वो भी एक सर्कल ही बन रहा है लेकिन एक्स वाई प्लेन में वो बन रहा है और उसका रेडियस कितना है 4। यानी ये इस कर्व की ये इमेज कर्व है ये वाली अंडर द मैपिंग एफ। जो मैपिंग एफ हमने डिफाइन की हुई है उसके अकॉर्डिंग इस कर्व का हमने ये इमेज अब आगे है जी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन फॉर अ मैपिंग, यानी कि इसके लिए हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं। लीनियर अप्रॉक्सीमेशन क्या है इसकी कि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन का मतलब आप देखें किसी भी फंक्शन को जब हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं लीनियरली तो इसका मतलब ये है कि हम उसको लाइन से अप्रॉक्सीमेट करते हैं। अगर हम उसकी क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको हम एक पैराबोला से अप्रॉक्सीमेट करते हैं। अब हम इसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मैपिंग की लेते हैं कि अगर हम वो जो दोनों फंक्शंस हैं अगर अप्रॉक्सीमेट करें तो वो जो लाइन बन रही है लीनियर अप्रॉक्सीमेशन बन रही है दो फंक्शंस की, वो जो लाइंस हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है। ये जो कर्व्स का तो हमने देख लिया है कि अंडर द मैपिंग एफ एक कर्व जो है उसका इमेज उस मैपिंग का इफ़ेक्ट होगा तो उस दूसरी कर्व की शेप चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि ये जो दोनों हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं इसमें एक सर्कल है वो दूसरा भी सर्कल बनता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैपिंग आप अप्लाई करें तो ये एक सर्कल पे अप्लाई करें तो जो उसका रिज़ल्ट है वो सर्कल ही दे रहा हो। वो कोई कर्व और भी हो सकती है और टाइप की भी हो सकती है। इसी तरह अब हम रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं कि एक कर्व के जो टेंजेंट वेक्टर बनते हैं जो हमारे पास पहले कर्व होती है और उसके बाद जो हमारे पास एक दूसरी कर्व है इमेज कर्व, उनके टेंजेंट वेक्टर्स का आपस में क्या रिलेशन है। सिंस आर एन इज फिल्ड बाय द रेडियल लाइंस अल्फा टी इज इक्वल टू पी प्लस टी वी, यानी सपोज आर एन जो है वो एक रेडियल लाइन से फिल की गई है। रेडियल लाइन आप
अब आप देखें कि सपोज आर स्क्वेयर को इमेजिन करें, तो आर स्क्वेयर जो प्लेन है, आप हर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर सकते हैं ऑरिजिन से, तो वो सारी जो होंगी वो रेडियल लाइंस होंगी। तो इसी तरह कोई पी पॉइंट उसमें ले लें, जिस तरह हम पहले आर क्यूब में ले रहे होते हैं, फिर एक वी ले लें और पी प्लस टी वी से एक पूरी लाइन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग एट पी। इसी तरह जब पी पॉइंट चेंज करते जाएंगे तो पूरी हम लाइन आर क्यूब में या आर एन में कंसिडर कर सकते हैं। आर एम इज़ फील्ड बाय द इमेज कर्व, और क्योंकि मैपिंग है एफ आर एन से आर एम, तो इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, बीटा कर्व होगी। और बीटा कर्व किस तरह डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ अल्फा टी, और एफ हमारे पास ये अल्फा टी क्या है, पी प्लस टी वी, तो एफ ऑफ पी प्लस टी वी हो जाएगा स्टार्टिंग एट एफ ऑफ पी। तो आर एम ये जो कर्व है जो पी से स्टार्ट हो रही है, इसकी क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी हम कह चुके हैं ना कि जो स्ट्रेट लाइन है वो सिंपलेस्ट टाइप है कर्व की, तो जो इसकी इमेज कर्व है वो भी हमारे पास एफ ऑफ पी से स्टार्ट हो रही होगी। आगे ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन ही बने, इस तरह ये कर्व बन सकती है जी। ये एक टिपिकल इसकी फिगर देख लेते हैं कि ये किस तरह अल्फ़ा एक रेडियल लाइन जो बन रही है ये वाली पी प्लस टी वी, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो एफ ऑफ पी प्लस टी वी है एक बीटा कर्व बन रही है, वो किस तरह बन रही है जी। सपोज हम m और n को 3 ले रहे हैं, तो ये p पॉइंट आर क्यूब में ले लिया, ये v पॉइंट ले लिया, तो ये एक टेंजेंट वेक्टर बना लिया, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक रेडियल लाइन बन जाएगी। अब ये जो एक रेडियल लाइन बन जाएगी, इसकी ये जो रेडियल पूरी लाइन है ये अल्फा कर्व है जो रिप्रेजेंट हो रही है पी प्लस टी वी से। तो सपोज इसका जो इमेज है बीटा कर्व वो क्या है, एफ ऑफ पी प्लस टी वी, तो वो सपोज इस टाइप की कर्व बनती है, जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि जो अल्फ़ा कर्व है वो ज़रूरी नहीं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो इमेज कर्व है वो भी स्ट्रेट लाइन बन रही हो। तो ये हमने सपोज किया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है उसकी आगे जो इमेज कर्व बन रही है वो ये बीटा कर्व इस तरह बन रही है, टी टू एफ ऑफ पी प्लस टी वी, और ये पी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और इससे ये टेंजेंट वेक्टर ये बन रहा है वी पी। तो यहाँ पे पी का ये इमेज है एफ ऑफ पी, और इस इमेज से हमने एक टेंजेंट वेक्टर ड्रा कर दिया है, और वो टेंजेंट वेक्टर हमने लिखा है एफ स्टेरिक वी इज इक्वल टू बीटा डैश ज़ीरो, यानी ये पी पॉइंट का। अब देखें यहाँ पे बीटा कर्व है एफ ऑफ पी प्लस टी वी, तो टी जब यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं तो ये एफ ऑफ पी आता है। इसका मतलब यह है कि ये पी का जो इमेज आएगा एफ ऑफ पी वो बेसिकली किसके इक्वल आएगा, बीटा ज़ीरो के। और फिर ये जो बीटा ज़ीरो है या एफ ऑफ पी है, इधर से एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, और ये जो टेंजेंट होगा इसको हम कहेंगे बीटा डैश ज़ीरो, और बीटा डैश ज़ीरो को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ स्टेरिक वी से। एफ स्टेरिक वी इक्वल है बीटा डैश ज़ीरो के। So we approximate f near p by the map f steric that sends each initial velocity alpha dash 0 is equal to vp to the initial velocity beta dash 0। यानी कि हम f मैपिंग को अप्रॉक्सीमेट करेंगे नियर p, इस मैप से अप्रॉक्सीमेट करेंगे, f स्टेरिक मैपिंग से अप्रॉक्सीमेट करेंगे। मैपिंग बेसिकली एक फंक्शन ही है ना, तो जिस तरह हम रियल वैल्यूड फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करते होते हैं, उसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, क्यूबिक और आगे हायर आर्डर अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, इसी तरह ये जो मैपिंग है एफ, ये जो फंक्शन है उसको हम सपोज लीनियरली अप्रॉक्सीमेट करते हैं नियर पी, और नियर पी अप्रॉक्सीमेट करते हैं, और वो हमारे पास जो मैपिंग आती है उसको हम कहते हैं एफ स्टेरिक। तो जब एफ स्टेरिक उसको कहते हैं तो ये बेसिकली मैपिंग क्या करती है, जो हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है या टेंजेंट वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर है जो हमारे पास ये बन रहा है अल्फ़ा डैश ज़ीरो, जो
अल्फ़ा डैश ज़ीरो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है, उसको हम ये जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो बीटा डैश ज़ीरो ये टेंजेंट वेक्टर है इस पे मैप कर रही है। यानी अगर इसका मतलब ये है कि ये जो मैपिंग एफ है जब हम उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो नियर पी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो वो जो हमारे पास लीनियर अप्रॉक्सीमेशन आती है इसकी वो बेसिकली क्या करती है, जो अल्फ़ा कर्व है उस पे जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है या दूसरे लफ्ज़ों में जो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर भी एक टेंजेंट वेक्टर है, तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी है या जो टेंजेंट वेक्टर है उसको मैप कर रहा होता है इनिशियल वेलोसिटी बीटा कर्व की। आगे डेफिनेशन है जी, लेट एफ सच दैट आर एन टू आर एम बी अ मैपिंग इफ v इज अ टेंजेंट वेक्टर टू आर एन एट p। अगर कोई हम आर एन पे जिस तरह हम आर क्यूब पे टेंजेंट वेक्टर एक बनाते थे कि एक पॉइंट p लिया और उस पर एक टेंजेंट वेक्टर बना दिया, इसी तरह अब हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं कि आर एन ले रहे हैं कि अगर आर एन पे एक p पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर और लेट एफ स्टेरिक v बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कर्व t टू f ऑफ p प्लस टी वी। यानी इसका कि अल्फ़ा जो कर्व है p प्लस टी वी उसका आगे जो इमेज कर्व है अंडर द मैपिंग f उसके अगर उसको हम मूविंग पॉइंट के तौर पे कंसिडर करें और f स्टेरिक v वो जो पॉइंट मूव कर रहा है टेंजेंट वेक्टर उसके ऊपर मूव कर रहा है वो f स्टेरिक v उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो, द रिजल्टिंग फंक्शन f स्टेरिक सेंड्स टेंजेंट वेक्टर्स टू r एंड टू टेंजेंट वेक्टर्स टू r एन। तो ये जो रिजल्टिंग फंक्शन है f स्टेरिक ये क्या करेगा, जो टेंजेंट वेक्टर बन रहे हैं आर एन पे हर पॉइंट पे जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है उसको आर एम पे मैप करेगा, आर एम में जो टेंजेंट वेक्टर है उस पे मैप करेगा एंड इज कॉल्ड द टेंजेंट मैप ऑफ एफ। अब इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट मैप ऑफ एफ। पहले हमने क्या पढ़ा है, मैपिंग। मैपिंग एफ क्या करती है कि कोई कर्व है हमारे पास आर एन में, आई से आर एन में कोई कर्व बनाई है, उस कर्व को मैप करती है आगे आर एन में और एक नई कर्व बनती है बीटा। अब ये जो पहली कर्व है अल्फा और आगे जो कर्व है बीटा, अब अगर अल्फा कर्व को एक मूविंग पॉइंट के तौर पे कंसिडर करें तो वो जो मूविंग पॉइंट है जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस पे जो वेलोसिटी बेसिकली क्या है वो टेंजेंट वेक्टर है, तो वो जिस तरह वो डिफरेंट पॉइंट मूव करता जा रहा है तो साथ साथ डिफरेंट टेंजेंट वेक्टर बनते जा रहे हैं, तो वो जो टेंजेंट वेक्टर है आगे जो बीटा कर्व है उस बीटा कर्व पे उस टेंजेंट वेक्टर को मैप कर रहा है जिसको हम कहते हैं, और ये जो मैपिंग है जो एक टेंजेंट वेक्टर से दूसरे टेंजेंट वेक्टर पे मैपिंग हो रही है इसको हम कहते हैं टेंजेंट मैप ऑफ एफ और इसको एफ स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे एक प्रोपोजिशन है जी, लेट एफ इज इक्वल टू एफ वन एफ टू अप टू सो एफ एम बी अ मैपिंग फ्रॉम आर एन टू आर एन। सपोज हमारे पास एक कोई मैपिंग है आर एन से आर एन में, इफ वी इज अ टेंजेंट वेक्टर टू आर एन एट पी देन एफ स्टेरिक वी इज इक्वल टू वी ऑफ एफ वन अप टू सो ऑन वी ऑफ एफ एम एट एफ ऑफ पी। तो हमारे पास जो एफ स्टेरिक वी होगी यानी ये जो मैपिंग होगी ये टेंजेंट मैप होगी ये किसके इक्वल कैसे कैलकुलेट की जा सकती है कि वी ऑफ एफ वन ये जो एफ वन है उसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर वी पी और फिर उसके बाद एफ एम, ये सारे रियल वैल्यूड फंक्शन के डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते जाएं और उसको दूसरे लफ्ज़ों में एफ वन का रेट ऑफ चेंज एज पी मूव्स इन वी डायरेक्शन वो कैलकुलेट कर लें और एफ एम का भी ये सारे रियल वैल्यूड फंक्शन का कैलकुलेट कर लें और वो इनके कोऑर्डिनेट्स बनाते जाएं तो वो वैल्यू आएगी एफ स्टेरिक वी की। लेट एम इज इक्वल टू थ्री, अगर हम सपोज करते हैं कि एम थ्री है
तो अल्फ़ा टी किसके इक्वल आ जाएगा, पी प्लस टी वी, और बीटा टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ अल्फ़ा टी के, और ये आ गया एफ ऑफ पी प्लस टी वी। तो एफ ऑफ पी प्लस टी वी आगे एफ किसके इक्वल है, एफ वन एफ टू अप टू सो ऑन एफ एम के। हमारे पास आप देखें एफ वन एफ टू सो ऑन एफ एम के। तो इधर एम अगर 3 है तो एफ वन पी प्लस टी वी, एफ टू पी प्लस टी वी, और एफ थ्री पी प्लस टी वी आएगा। और बाई डेफिनेशन जो एफ स्टेरिक वी है वो किसके इक्वल है, बीटा डैश ज़ीरो के। तो बीटा डैश ऑफ टी जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे, और इसका रेट ऑफ चेंज किसके इक्वल आ जाएगा कि इसके जो कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं उनका रेट ऑफ चेंज इसके इक्वल आ जाएगा। तो बीटा डैश ज़ीरो क्या आ जाएगा, इसका रेट ऑफ चेंज है टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका रेट ऑफ चेंज है टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और इस कोऑर्डिनेट फंक्शन का रेट ऑफ चेंज है टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन यही पढ़ी है, एफ ऑफ पी प्लस टी वी डी बाई डी टी है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू वी ऑफ एफ। तो फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वी ऑफ एफ वन आ जाएगा, इसकी जगह पे वी ऑफ एफ टू, और इसकी जगह पे वी ऑफ एफ थ्री आ जाएगा। और बीटा डैश ज़ीरो बाई डेफिनेशन किसके इक्वल है, स्टेरिक वी के। तो फिर एफ स्टेरिक वी किसके इक्वल आ जाएगा, वी ऑफ एफ वन, वी ऑफ एफ टू, और वी ऑफ एफ थ्री एट बीटा ज़ीरो पे। यानी ये हमारे पास ये टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा स्टेरिक वी, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, एंड बीटा ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, और बीटा ज़ीरो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ पी के। आगे रिमार्क है जी, द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट मैप शोज दैट फॉर अ फिक्स्ड पॉइंट पी ऑफ आर एन एफ स्टेरिक सेंड्स टेंजेंट वेक्टर दैट पी टू टेंजेंट वेक्टर दैट एफ ऑफ पी। यानी ये जो डेफिनेशन है टेंजेंट मैप की, क्या डेफिनेशन है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट पी पे जो उस पे वो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है, एफ स्टेरिक क्या कर रही है, उस टेंजेंट वेक्टर को मैप कर रही है एक टेंजेंट वेक्टर पे जो एफ ऑफ पी पे बन रहा है। Thus, for each point P in Rn, the function f steric gives rise to the function। अगर ये एक टेंजेंट वेक्टर को टेंजेंट वेक्टर पे मैप कर रहा है तो फिर किसी फिक्स्ड पॉइंट P के लिए, ये आपने पहले पढ़ा है ना कि किसी भी फिक्स्ड पॉइंट P पे इनफाइनाइट टेंजेंट वेक्टर बनाए जा सकते हैं, जिसको हम टेंजेंट स्पेस कहते हैं, टेंजेंट स्पेस एट द पॉइंट P। तो ये बेसिकली जो एफ स्टेरिक पी होगी ये क्या करेगी, जो टेंजेंट स्पेस बन रही है पी पॉइंट पे आर एन में, उसको मैप करेगी किस टेंजेंट स्पेस पे जो एफ ऑफ पी पे बन रही है आर एन में। ये जो एफ स्टेरिक है इन सारे टेंजेंट वेक्टर्स को इन आर एन में जो एफ ऑफ पी पे टेंजेंट वेक्टर्स बन रहे हैं उन पे मैप करेगी, और ये हमारे पास क्या कहलाएगी कि टेंजेंट मैप ऑफ एफ एट पी। टेंजेंट मैप इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम ये देखते हैं ये जो टेंजेंट मैप है एफ स्टेरिक, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये रिजल्ट हम देखते हैं जी कि क्रोनरी है कि इफ एफ सच दैट आर एन टू आर एन इज अ मैपिंग, एफ कोई मैपिंग है जो आर एन को आर एन पे मैप कर रही है, और then at each point P of Rn the tangent map of steric P is a linear transformation। अगर कोई यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में जो Rn पे हमने कर्व लाई है उस कर्व को F जो मैपिंग है Rn में कर्व पे मैप कर रही है, या सिंपल कर्व की अगर कर्व ना भी ले तो Rn में एक P पॉइंट पे एक यानी कि कोई टेंजेंट वेक्टर P जो कर्व हमारे पास बन रही है जैसे P प्लस टी वी अगर ले लें आर एन में, तो वो आगे जो आर एन में किसी कार पे मैप हो रही है। तो ये जो पी पॉइंट पे टेंजेंट स्पेस बन रही है ये हमारे पास आगे जो टेंजेंट स्पेस एफ ऑफ पी पे बन रही है उस पे मैप कर रही है, और ये जो मैपिंग है इसको हम कह रहे हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इससे पहले वन फॉर्म में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फंक्शनल या वन फॉर्म, ये हम क्या कहते हैं कि अगर वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियरिटी की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व कर रहा है कि अगर दो इधर इन थ्री इमेजेस में वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो जो मैपिंग है उसके अकॉर्डिंग आगे उनके जो इमेजेस हैं वो भी ऐड हो रहे होंगे, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व हो रही होगी।
we have to show that for tangent vectors v and w at p, the numbers a b f steric av plus bw is equal to a steric v plus b f steric w, यानी ये linearity की प्रॉपर्टी हमने शो कर दी है कि ये सेटिस्फाई हो रही है. We know that if f is a mapping from Rn to Rn and v is a tangent vector to Rn at p, then f steric v is equal to v of f1 up to so on v f of fm at f of p. तो f स्टेरिक v बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि ये इसके इक्वल है. तो इस तरह f स्टेरिक ए वी प्लस बी डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ए वी प्लस बी डब्ल्यू एफ वन, यानी कि इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिस तरह v का दिया है इस तरह इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ले लेंगे फिर अप टू सॉन ए वी प्लस बी डब्ल्यू एफ एम एट एफ ऑफ पी. वी आल्सो नो दैट हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव में ये रिजल्ट पढ़ा है कि ये लिनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. वी पी प्लस बी डब्ल्यू पी एफ इज इक्वल टू ए वी पी ऑफ एफ प्लस बी डब्ल्यू पी ऑफ एफ. तो इस तरह ये एफ स्टेरिक ए वी प्लस बी डब्ल्यू इसके इक्वल आ जाएगा ए वी एफ वन प्लस बी डब्ल्यू एफ वन ए वी एफ एम प्लस बी डब्ल्यू एफ एम एट एफ ऑफ पी. तो जब ए कॉमन लेंगे इसको सेपरेट इस तरह लिखा जा सकता है ए वी एफ वन अप टू सोन वी एफ एम एट एफ ऑफ पी प्लस बी वी एफ वन डब्ल्यू एफ वन अप टू सोन डब्ल्यू एफ एम एट एफ ऑफ पी. और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो डेफिनेशन है स्टेरिक वी की है और ये जो डेफिनेशन है ये एफ स्टेरिक डब्ल्यू की है. तो ए एफ स्टेरिक वी प्लस बी एफ स्टेरिक डब्ल्यू आ जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि जो एफ स्टेरिक है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. आगे है मैपिंग प्रिजर्व वेलोसिटी ऑफ द कर्व. ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये प्रिजर्व करती है वेलोसिटी ऑफ द कर्व्स को. वेलोसिटी ऑफ द कर्व्स का मतलब क्या है कि किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी जो प्री इमेज कर्व है उसके किसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ रही है उसकी आगे उसका जो इमेज पॉइंट है उस पे भी उसकी वही वेलोसिटी आ रही होगी. ये एक क्रोजी देखते हैं जी. Let f Rn to Rn be a mapping. If beta is the image of the curve alpha in Rn, then beta prime is equal to f steric alpha prime. अगर ये मैपिंग है और बीटा उसकी इमेज कर्व है तो बीटा प्राइम जो उसकी वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एफ स्टेरिक अल्फा प्राइम. अब देखें अब यहाँ पे एफ की जगह पे एफ स्टेरिक आ गया. किस वजह से एफ स्टेरिक आ गया कि जो वेलोसिटी है बेसिकली वो टेंजेंट वेक्टर है. तो बीटा प्राइम भी टेंजेंट वेक्टर्स हैं जो बीटा कर्व के ऊपर बढ़ रहे हैं और अल्फा प्राइम भी टेंजेंट वेक्टर हैं जो अल्फा कर्व के ऊपर बढ़ रहे हैं. इसलिए यहाँ पे एस्टेरिक लिख दिया है कि बीटा प्राइम ये इनका जो इमेज होगा वो बीटा प्राइम होगा. यानी किसी भी पॉइंट पे एस्टेरिक अल्फा प्राइम जो होगा वो बीटा प्राइम के इक्वल हो जाएगा. सपोज एम हम 3 सपोज करते हैं तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एफ वन एफ टू एफ थ्री. We know that if f f1 f2 f3 up to so on fn is a mapping from Rn to Rm and v is a tangent vector to Rn at p, then f steric v is equal to v of f1 up to so on v of fm at f of p. ये हमने रिजल्ट प्रूव किया हुआ है ऊपर. तो बीटा बाई डेफिनेशन किसके इक्वल है, एफ ऑफ अल्फा के और एफ के कोऑर्डिनेट्स के एफ वन एफ टू एफ थ्री. तो ये आ जाएगा एफ वन ऑफ अल्फा एफ टू ऑफ अल्फा और एफ थ्री ऑफ अल्फा. तो एफ स्टेरिक अल्फा प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा बाई डेफिनेशन, क्योंकि एफ स्टेरिक वी किसके इक्वल है, ये डेफिनेशन अप्लाई करें तो वी की जगह पे अल्फा प्राइम पुट करें तो ये आ जाएगा अल्फा प्राइम ऑफ एफ वन अल्फा प्राइम ऑफ एफ टू अप टू सो वन अल्फा प्राइम ऑफ एफ थ्री हमारे पास. और we know that if alpha is a curve in R cube and f be a differentiable function on R cube, then alpha prime t of f is equal to d by dt of f of alpha t. तो ये डेफिनेशन जब यहाँ पे पुट करेंगे तो स्टेरिक अल्फा प्राइम टी इज इक्वल टू डी एफ वन बाई डी टी अल्फा टी डी एफ टू बाई डी टी अल्फा टी और डी एफ थ्री बाई डी टी अल्फा टी एट बीटा टी पॉइंट पे ये आ जाएगी. तो ये बाई डेफिनेशन जिस तरह हमने उधर लिखा था ये बाई डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, ये बीटा प्राइम ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा. यानी ये बीटा की वेलोसिटी होगी, बीटा कर्व की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा एट द पॉइंट बीटा टी. आगे
in terms of natural frame field that uj and ui bar be the natural frame fields are of rm and rm respectively। यानी कि नेचुरल फ्रेम फील्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नेचुरल फ्रेम फील्ड क्या होते हैं, यानी वो सारे टेंजेंट वेक्टर जो अलाउंग एक्स या वाई या जेड डायरेक्शन में होते हैं वो हम एक वेक्टर एक सेट में रखे जाते हैं और उससे एक वेक्टर फील्ड बन जाती है टेंजेंट वेक्टर फील्ड, जिसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रेम फील्ड। और वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, वो सारे वेक्टर हर पॉइंट पे वो तीन वेक्टर ले लेते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसी तरह यू आई बार भी एक नेचुरल फ्रेम फील्ड है आर एम के लिए जो इमेज कर बन रही है, या ये जो आर एम स्पेस है जो इमेज जिसमें आ रहे हैं उसमें हमारे पास उसमें हर पॉइंट पे जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर बन रहे हैं उनको एक एक सेट में रखते जाए तो वो जो वेक्टर फील्ड बनती है यू आई बार और एम डायमेंशनल आर एम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू आई बार से और इधर इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू जे से। आगे क्रोनरी है जी कि इफ़ एफ वन टू एफ एम इज अ मैपिंग फ्राम आर एम टू आर एम, एफ कोई मैपिंग हो जहाँ पे तो देन एफ स्टेरिक यू डी एफ पी, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो नेचुरल फ्रेम फील्ड है दूसरे लफ्ज़ों में ये एक वेक्टर फील्ड है। तो ये मैप कैसे हो रही है, ये समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एम पार्शल एफ आई व पार्शल एक्स जे एट पी और यू आई बार एट एफ ऑफ पी। यानी ये जो हमारे पास वेक्टर नेचुरल फ्रेम फील्ड या वेक्टर फील्ड ये भर रही है पी पॉइंट पे, ये मैप हो रही होगी आगे आर एम में इस रिलेशन के साथ ही ये मैप हो रही होगी, ये रिलेशन उस पर भर रहा है जी। अब यहाँ पे रिजल्ट हमने ये पढ़ा हुआ है, वी नो दैट इफ एफ इज इक्वल टू इज अ मैपिंग फ्रॉम आर एम टू आर एम एंड वी इज अ टेंजेंट वेक्टर टू आर एम एट पी, देन एफ स्टेरिक वी इज इक्वल टू वी ऑफ एफ वन वी ऑफ एफ एम एट एफ ऑफ पी। ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो एफ स्टेरिक वी की जगह पे हम यू जे एट पी लिख देते हैं, तो वी की जगह पे यू जे एट पी आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यू जे एट पी एफ वन अप टू सो वन यू जे एट पी एफ एम एट एफ ऑफ पी, तो इसके इक्वल आ जाएगा जी। इस तरह लिख सकते हैं। तो एफ स्टेरिक यू जे पी, और ये हमें पता है कि ये जो हमारे पास है यू जे पी एफ वन ये किसके इक्वल होता है, पार्शियल एफ वन बाई पार्शियल एक्स जे एट पी। तो इस तरह हमने लिख दिया पार्शियल एफ वन बाई पार्शियल एक्स जे एट पी और पार्शियल एफ एम बाई पार्शियल एक्स जे एट पी। और ये भी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि कोई भी जो टेंजेंट वेक्टर वी है वो इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड इस तरह लिखा जा सकता है स्पेशल वी आई यू आई। तो ये बेसिकली ये जो आ रहे हैं एलिमेंट्स ये किसके आ रहे हैं, आर एम के आ रहे हैं। और आर एम में जो नेचुरल फ्रेम फील्ड को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, आर एम में हमने नेचुरल फ्रेम फील्ड को डिफाइन किया हुआ है यू आई बार से। तो इसको जब इस वेक्टर को पूरे वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ यू आई लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे कि पार्शियल एफ आई व पार्शियल एक्स जे एट पी और साथ यू आई बार एट एफ ऑफ पी, जिस तरह वी के एलिमेंट्स को इस तरह सब में करके लिख देते हैं, इसी तरह इस वेक्टर के एलिमेंट्स को ये भी बेसिकली एक टेंजेंट वेक्टर ही है आर एम में। तो इस वेक्टर के एलिमेंट्स को सब में, क्योंकि एम डायमेंशनल है तो एम सब में इस तरह लिख देंगे, इधर यू आई है और इधर लिख देंगे यू आई बार एट एफ ऑफ पी, क्योंकि ये आर एम में ये वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये वाला। आगे डेफिनेशन है जी, मैपिंग एफ is regular provided that at every point P of R and the tangent mapping asterisk P is 1 to 1। यानी कि ये जो रेगुलर मैपिंग है, जिस तरह हम रेगुलर कर्व की डेफिनेशन करते हैं, रेगुलर कर्व की हम डेफिनेशन क्या करते हैं कि कर्व एक रेगुलर होगी अगर उसके हर पॉइंट पे जो टेंजेंट वेक्टर है वो वैनिश ना हो रहा हो। ये हमने कर्व में आर क्यूब में ये पढ़ा है कि रेगुलर कर्व कौन सी कर्व होती है कि जिसके हर पॉइंट पे जो टेंजेंट वेक्टर है वो वैनिश ना हो रहा हो, यानी नॉन जीरो टेंजेंट वेक्टर आ रहा हो। इसी तरह यहाँ पे ये है कि अगर मैपिंग जो एफ है आर एम से आर एम ये रेगुलर होगी अगर हमारे पास जो एफ स्टेरिक पी है वो 1 to 1 हो। 1 to 1 होने का मतलब क्या है कि जो आर एन में जो कर्व बन रही है जिसके हर पॉइंट पे जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है
और आगे उसका इमेज मौजूद है, आगे वो एक ही पे मैप हो रहा है, जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है आर एम है, जो कर्व बन रही है उसके ऊपर जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है, तो उनमें यानी हाँ उसका एक ही वो इमेज है आगे। तो ये अगर इस तरह हम मैपिंग डिफाइन करें, ये टेंजेंट वेक्टर इस तरह मैप हो रहे हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो मैपिंग एफ है ये रेगुलर है।